कौन सा संविधान किसने बदला? कांग्रेस पार्टी दे 8500 रुपए का जो वादा किया था, 24 की 24 सारी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का वादा किया है। व्यवस्था परिवर्तन करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर करके दिखाया। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इनकी सरकारों के अंदर चोरी का अड्डा था, ब्लैक मार्केटिंग होती थी, एक हरे पत्ते की दवाई लेने के लिए भी मारा फिरता था और जो कहा है इन्होंने वो पूरा किया है। ऐसा नहीं कि जहां हमारा विधायक ने बना हमने पैसे नहीं दिए, 25 करोड़ रुपए दिए। तो एम्स एक हल्के में ले आते, जजर हल्के में ले आते, एक आदि कोई आईएमटी ले आते हल्के के अंदर। हमारी इतनी भोली भाली जनता है, उनकी आंख में धूल झोंकना पाप है। बिरोड़ का रोड क्यों नहीं बनवाया ऐसा ही? तो लोगों को तो पता नहीं, नाम कर दिया 100 बेड का। आज जाके देखो, अरे भाई झज्जर के हल्के में तुमने क्या किया? तुम थे विधायक। झज्जर के अंदर आप देखिए, हर एक गली नाले को बनवाने का काम किया। वो लोगों के दुख दर्द दूर करने का काम हमने किया है, इन्होंने नहीं किया। और ऊपर से ये बात कहते हैं कि काम क्या किया, आपको दिखता नहीं है। गाड़ी से नीचे पैर रखोगे तो पता चलेगा। बैठे बैठे झूठ बोलते हो, भ्रम पैदा करते हो लोगों के अंदर। अगर मैं झूठ बोलता हूँ, सारी जनता गवाह इस बात की, जाके देख लीजिए। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल को छोड़ने का कारण 1 साल में मैंने छोड़ दिया, उसका कारण क्या था? तो मेरी भावना थी कि मैं गांव में जाके काम करूं। ये भावना है कि आप कुछ ना होते हुए भी लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं। उसको हमने ठीक कराया और उन लोगों के चेहरे पे मुस्कान आई। सरकार ने हमारी बात को माना और झज्जर की 32 कॉलोनियों को पास किया। जाड़ली के ऊपर आरओबी बना, रेलवे ओवरब्रिज। आपको ये भी नहीं पता लगता कि इस चीज का टेंडर होगा, विधायक इस बात की हुई। जनता के दुख दर्द को समझने वाला दिल चाहिए। भाई झज्जर हल्का देखने वाले सारे दर्शकान राम राम। मेरे साथ चेहरे पहचान जाओ, सोथरी डाल जान जाओ, पहले भी जान चुके हो। डॉक्टर राकेश कुमार बीजेपी मेरे साथ हैं। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में रनर अप रहे थे, मैडम गीता बक्कल जी विजयी हुई थी। डॉक्टर साहब, जेजेपी को और बीजेपी के वोट बैंक को मिलाया जाए पिछली बार की, तो मैडम गीता बक्कल से आपका ज़्यादा था वोट बैंक। अगर जेजेपी नहीं होती तो उस समय पर आप विजयी हो सकते थे। अब की बार जेजेपी की कंडीशन बड़ी पिछड़ी हुई है, पार्टी के नाम की वोट नहीं है, निर्दलीय को भी इतनी वोट मिलने की उम्मीद नहीं है। इस सोशल इंजीनियरिंग की वोट के समीकरण को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरी राम राम। और आपने जो बात पूछी है ये तो पिछली बारी भी था। और समीकरण जो बात आपने की कि हमें जैसे उस वक्त में लगभग 32,000 वोट आए थे और कोई 12-13 हज़ार का जो गैप था, जिसमें एक चीज़ और विशेष हो गई थी कि तीसरी पार्टी जेजेपी के रूप में कोई चुनाव हमारे कैंडिडेट लड़ रहे थे उनके, तो वो लगभग 24,000 वोट लेके गए। और जैसा कि आप जानते ही हैं, आप हल्के में सबको इस बात का पता है कि इस बारी जो ना उस पार्टी में बहुत ज़्यादा कुछ बात दिखाई नहीं दे रही है, लोगों का विश्वास वहाँ से उठा है। तो हमें उम्मीद है कि वो सारी वोटें हमारी मिलेंगी। तो जैसा आपने बताया कि दोनों का अगर जोड़ भी कर दोगे तो हम 60,000 से ऊपर चले जाते हैं। उम्मीद है कि इस बारी पार्टी विश्वास करेगी और हम जो है ना भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम झज्जर में करेंगे। कांग्रेस पार्टी में काफ़ी उठाफटक चल रही है, वहाँ के लोग भी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, कार्यकर्ता भी नाराज़ दिख रहे हैं। लोकसभा में मेहनत करवा ली, उसके बाद उनको पूछा नहीं जा रहा है, एक ही व्यक्ति को जमा दिया गया है। अधिकार तो उनके भी है राकेश साहब, क्यों ना उनको इस तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है, कार्यकर्ता सिर्फ जय बोलने के लिए? नहीं, देखिए, आपने इसमें कांग्रेस की बात की है और कांग्रेस का इतिहास रहा है कि भाई वो इस प्रकार के काम पहले भी करती आई है। कांग्रेस दलितों का तो विशेष रूप से कुछ खास ध्यान नहीं रखती है। आपको पता है कि अध्यक्ष के रूप में जो लोगों ने पार्टी छोड़ी है और वो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है तंवर साहब ने, पीछे भी उनके साथ भी, और शैलजा जी भी जो आज कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़े पद पे हैं, उनके साथ भी इसी तरह की वारदात हुई और कोई संगठन बनाने की बात नहीं हुई। तो ये तो जोर ज़बरदस्ती वाली बात है कि भाई हम ही हम हो और कोई कार्यकर्ता ना हो। देखिए, कोई भी राजनीतिक संगठन है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे कोई अन्य दल है, तो उन सभी के अंदर ये बात विशेष रूप से समझ लेनी चाहिए कि जिनकी तालमेल आपस में नहीं बन पा रहा है तो वहाँ पे दिक्कत है, और ये दिक्कत अभी चुनाव के दौरान सामने आएगी। दलितों का आपने जिक्र किया, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने तो हाथ में संविधान की किताब उठा ली थी, सारी इंडिया गठबंधन उनके पीछे हो गए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो संविधान बदल देंगे, और उसी तरह की यात्रा संविधान की किताब हाथ में लेकर दीपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं। फिर से वही प्रकरण वो दोहरा पाएंगे विधानसभा चुनाव में? देखिए जयप्रकाश जी, मेरा एक बात का मानना है कि जो झूठे नैरेटिव सेट करके जो चुनाव जीतने का काम हुआ है, मुझे एक बात बताइए, कौन सा संविधान किसने बदला? कहीं पे कुछ भी बात नहीं थी। लेकिन कांग्रेस की ये आदत रही है कि झूठे वादे करके, लोगों को बहका करके, बरगला करके ये चुनाव में वोट बटोरने का काम करते हैं, लोगों की वोट को लूटते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, 8500 रुपये कहाँ हैं? दे देना, कांग्रेस पार्टी दे 8500 रुपये का जो वादा किया था। और शर्म की बात तो ये है कि लोगों की आंख में धूल झोंकते हैं हल्के के अंदर जाके इनके कार्यकर्ता, जो जाके छाती नापते हैं कि तेरा भी सिलेक्शन करा देंगे, पुलिस में तेरा भी सिलेक्शन करा देंगे।
झूठ बोल के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये अब जनता समझ चुकी है और इस बार इसका करारा जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी का आपने एक बात तो देखा होगा कि बिना पर्ची खर्ची के लोग नौकरी लग रहे हैं। अब भी काफ़ी टीचर्स की भर्ती हुई है और ये सांत्वना देने वाले हैं लोगों में। मैडम गीता बुक्कड़ जी, लगातार उनके मुख पे सबसे पहला अटैक भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यही होता है कि किसानों के साथ बड़ी ज़्यादती हुई, वो धरने पर बैठ रहे, आंदोलन के ऊपर बैठे रहे, उनकी एमएसपी की मांग पूरी नहीं की। हमारी सरकार आएगी, केंद्र में जब आएगी हम तो C2+50% वाला एमएसपी देंगे। किसान आप हल्के में जाते लोगों के साथ बैठते हैं, या वो बता रहे कांग्रेस पार्टी वाले इतने दुखी हैं किसान? देखिए, मैं हल्के में निरंतर बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे हूँ और लोगों से मेरी बातचीत होती है। और आप देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो किसानों के लिए 23-24 फसलों के ऊपर एमएसपी खरीदने का हरियाणा के अंदर वादा किया है। हरियाणा पहला स्टेट है कि जिसके अंदर 24 की 24 सारी फसलों को एमएसपी पे खरीदने का वादा किया है और वो खरीद रहे हैं। किसानों के लिए भी अब एक अनाउंसमेंट आज भी उन्होंने किया कि भी 500 रुपये का सिलेंडर जो है ना गरीब तबके को, वो लगभग 45 लाख से भी ज़्यादा परिवारों को वो सिलेंडर जो है ना 500 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा। तो मैं तो एक बात जानता हूँ, देखिए सबसे भयंकर जो चोरी थी, मैं व्यवस्था परिवर्तन करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर करके दिखाया है। व्यवस्था परिवर्तन की बात करें तो वो तो कह रहे थे हम आ गए तो परिवार पहचान पत्र को ख़त्म कर देंगे, ये डॉक्यूमेंटेशन करवाने जा रहे हैं, इनको मैं एक तरफ कर दूंगा, झंझट ख़त्म कर दूंगा। झंझट ख़त्म हो गया तो पहले जो अपने अपने लोगों की भर्ती होती थी वही काम तो दोबारा ज़रूर नहीं होगा। इस बात का इनको खतरा है कि आप जाके देखिए, हमने आयुष्मान कार्ड बनवाए, लगभग 55% आबादी की, मैं 55% आबादी की बात मैं कर रहा हूँ। मान लो मेरे हलके के अंदर 2 लाख वोट हैं तो उसके जो है ना लगभग 1,10,000 लोगों को लाभ देने का काम। आपको विश्वास नहीं है तो राशन डिपो की दुकान पर जाइए ना, वहाँ जाके पूछिए लोगों से, लाइन में लग के। पहले PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इनकी सरकारों के अंदर चोरी का अड्डा था, ब्लैक मार्केटिंग होती थी, किसी गरीब को कुछ भी पूरा नहीं मिलता था। आज हमारी सरकार जिस व्यक्ति का जो हक है वो अनाज के रूप में, तेल के रूप में और खाद्यान्न जो भी वहाँ पे उपलब्ध हो रहे हैं वो सारे के सारे उसी व्यक्ति को मिलते हैं, कोई चोरी नहीं हो सकती। अब लाइन में लग के लोग वहाँ पे ले रहे हैं। आप जाइए किसी दिन, आपको पता लगेगा, जिस दिन राशन बंटता है उस दिन आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा आधा गाँव वहीं खड़ा है। तो वो सुविधाएँ लोग ले रहे हैं और इस बात को मान भी रहे हैं वो लोग कि हाँ ये व्यवस्था परिवर्तन यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे चोरी रुकी है, यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग रुकी है। वरना तो पहले ट्रक के ट्रक ऊपर के ऊपर निकाल दिया करते लोग, गरीब आदमी के हाथ में कुछ भी नहीं आता था और वो घूमते रहते थे बेचारे। आज जिसका अंगूठा लगता है, जो परिवार पहचान पत्र की, जो ऑनलाइन सिस्टम की जो विशेषता है, जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सबसे बेहतर साधन है, ये बात ठीक है कि हमारे लोगों को भी इस बात की आदत नहीं हुई है, नया सिस्टम था तो ये आदत भी हो जाएगी। अब लोग लेने लगे हैं तो विशेष रूप से मैंने इसलिए PDS का आपको ये बात कही है क्योंकि सबसे ज़्यादा बेनिफिट गरीब आदमी को, समाज के 55% लोगों को। और आयुष्मान का तो आप देखें ना, 100 के 100% लोगों का स्वास्थ्य का एक तरह से ठेका ही भारतीय जनता पार्टी में, किसी का स्वास्थ्य खराब ना हो। कोई भी व्यक्ति 70 साल से ज़्यादा उम्र के, और अब तो सभी को, पंचायतों को भी और सभी साथियों को, सभी लोगों को इसके अंदर इंक्लूड किया है। कोई 1500 रुपये का एक नॉमिनल सा फीस लगाया है और किसी की 5-6 लाख से भी ज़्यादा आमदनी है उनको भी इसके अंदर रखा है। 5,000 रुपये का एक वो बनता है, लेकिन 5 लाख रुपये का जो लाभ मिलता है, पहले लोग, गरीब आदमी एक हरे पत्ते की दवाई लेने के लिए भी मारा फिरता था और मन महसूस के रहता था। कहीं हाथ पैर में दर्द हो जाता था बड़े बुजुर्ग के तो चुप रह के बैठा रहता था अपना चारपाई के अंदर। लेकिन आज उनको ये हौसला हो गया कि हमारा जेब से एक पैसा भी नहीं लगेगा, एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। वो जा कर के किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल जो उनको अच्छा लगता है, जो इम्पेनल हॉस्पिटल हैं, उसके अंदर जा कर के अपना इलाज करवा रहे हैं। तो कितनी बड़ी सुविधा भारतीय जनता पार्टी ने दी है। लोगों के स्वास्थ्य की चिंता कितने अच्छे तरीके से की है। मैं आपको एक बात और ज़रूर कहना चाहता हूँ, यहाँ के लोग जो कांग्रेस के लोग विधायक बने, वो मंत्री भी रहे, हेल्थ मिनिस्टर भी रहे और एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे, क्या योजना बनाई? वो योजना ये बनाई कि भाई जो ना सभी बच्चों को 8वीं तक पास कर दे। क्यों किया था ये? सबको पास करने का मतलब बच्चे की जो आगे बढ़ने की एक क्षमता है, जो उसको हिम्मत है कि भी वो हौसला करके, मेहनत करके, परिश्रम करके आगे बढ़ने का प्रयास करता है, वो भावना को ही ख़त्म कर दिया। और उन बच्चों का आगे कितना ज़्यादा नुकसान हुआ। इनके हिसाब से तो वो ठीक था कि 10वीं 12वीं में जाएंगे, उनको इतना कॉन्फिडेंस होगा नहीं, तुम जिसको मर्जी बिना अपना लूट खसोट और जो भी सिस्टम बना करके, भ्रष्टाचार करके, जिसका मन मर्जी से कह देना, कोई ये क्लेम करने वाला भी नहीं होगा कि भाई मेरा ही होना था।
सिलेक्शन। बिल्कुल राकेश साहब का ये बात तो मानना पड़ेगा, आपको भी मानना पड़ेगा, हमें भी मानना पड़ेगा कि पहले की सरकारों में कुछ चुनिंदा लोगों के काम होते थे और अब जो योजनाएं लाई जा रही हैं वो सबको सम्मिलित उसमें करने की कोशिश की जा रही है। नायब सैनी साहब लगातार कांग्रेस पार्टी के गले की फांस बन गए हैं, लगातार घोषणाएं करते जा रहे हैं, कुछ नाराज़गी थी उनको भी दूर करते हुए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये चुनाव नज़दीक है, ये योजना इनकी सरकार बन गई तो भी लागू करने वाले नहीं है, इसलिए इस जाल में मत पड़ो। देखिए, मैं तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, वो आदरणीय मोदी जी हों या आदरणीय नायब सिंह सैनी जी हों, सभी अपने वक्तव्य को ये चाहते हैं कि भी जो वो बोलें, जो कहते हैं उसको करें, और जो कहा है इन्होंने वो पूरा किया है। आप सोच के देखें कि आदरणीय मोदी जी ने जो जल जीवन मिशन से जो सारे गांव के अंदर पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम किया है, वो निचले लेवल पे कुछ छोटी मोटी उन्होंने गड़बड़ कर दी तो भले ही कर दिया, अदरवाइज सारे गांव के अंदर किसी के अंदर 2 करोड़ का, किसी के अंदर 2.5 करोड़ का अंदर पाइप पे बिछाने का काम किया है और हर घर तक नल से जल पहुंचाने का काम किया। ये योजना को आपने इम्प्लीमेंट किया तभी तो हुआ, उसका रिजल्ट दिया तभी तो लोगों के घर में पानी पहुंचा है। इसी प्रकार से पीडीएस का जो मैंने बात की, हर घर में सबको जिसको ज़रूरत है उसको राशन मिला है। ये ठीक है कि भी कभी कोई त्रुटि हो जाती है, किसी के नाम की गलती होगी, किसी स्पेलिंग की गलती होगी, ये हो जाता है, ह्यूमन एरर है, हो जाता है। हमारे अधिकारियों ने भी और लोगों ने भी इस बात को मान करके बहुत अच्छी व्यवस्था बना, और नायब जी ने तो इतना कमाल का काम किया है कि 24 घंटे उनके दरवाजे लोगों के लिए खुले रहते हैं। उनकी समस्याएं सुनने के लिए, उनको दूर करने के लिए वो कृत संकल्प हैं, और उनका ये मानना है कि ये जनता जो मेरा परिवार है और इस परिवार के दुख दर्द को दूर करना मेरा कर्तव्य है। मैडम जी बोलती हैं कि कभी बीजेपी वाले मिले हैं तो पूछना कि झज्जर हल्के में उन्होंने क्या किया। मैं कांग्रेस की विधायक हूं इसलिए मेरे साथ पक्षपात हो गया। मैं विधानसभा में चीख कर चिल्ला कर मुद्दे उठाकर थक गई, लेकिन काम नहीं हो रहा है। रोड टूटे पड़े हैं, बहुत सारे मुद्दे पेंडिंग पड़े हैं। हमारी सरकार आएगी तभी उनका सोल आउट होगा झज्जर हल्के के लिए स्पेसिफिकली। ये 15 साल से हल्के की जनता विधायक बना करके ढो रही है लोगों को। जनता हमारी भोली भाली है, झूठ बोलते हैं लोग, झूठ बोलते हैं। 25 करोड़ रुपया रोड बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर एक विधायक को दिया। सबका साथ सबका विकास, ऐसा नहीं कि जहाँ हमारा विधायक नहीं बना हमने पैसे नहीं दिए। 25 करोड़ रुपए दिए। अब मेरी माता नेल से साल आवास वाला रोड है मेरा, वो बना करके नहीं दिया, पैसे दिए थे तो बनाया क्यों नहीं? वो लोग जवाब मांग रहे हैं इनसे, इनको बताएं। ऐसा ही काम किया था जब मंत्री थे तो एम्स एक हल्के में ले आते, झज्जर हल्के में ले आते, एक आधी कोई IMT ले आते हल्के के अंदर। ये धुआं देने के लिए प्लांट लगा दिया, हजारों एकड़ ज़मीन गाँव की खराब होगी। आपको पता है क्या पॉलिसी बनाई? जिसकी 2 किले चले गए, 2 एकड़ ज़मीन जिसकी थी वो चली गई, बिक गई, चलो जो भी 21 लाख रुपए, 21.5 लाख रुपए का रेट रखा गया। उनके परिवारों को तो एक नौकरी दी, चलिए हमने माना ये ठीक है। और जिसका था ही 1 किला, वो किला गया, उसको तो नौकरी नहीं मिली। और जिसका एक भी किला नहीं गया, और जो इस प्लांट लगाने के कारण, मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपको, ये लोगों को, हमारी इतनी भोली भाली जनता है, उनकी आँख में धूल झोंकना पाप है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसकी ज़मीन ना तो प्लांट में गई ना कुछ और बात, और जो ख़राब होगी, जो फसल होती थी वो भी ख़त्म होगी, उसका क्या कसूर है? उसके ज़िम्मेदार कौन है? इनकी गलत पॉलिसी, गलत तरीके से बनाना सिस्टम को, वो इन्होंने किया था, जिसके कारण आज जनता भुगत रही है। और उनको अब धीरे धीरे ये बात पता लगने लगी है कि हमारे घर में बैठ के, विधानसभा में बैठ के, आप कहीं भी बैठ के कोई भी बात कह देने से काम नहीं चलता, जनता के बीच में जाना पड़ता है। बिरोड़ का रोड क्यों नहीं बनवाया? ऐसा ही सारे तो जाखड़ का सिस्टम वहाँ से जिताते हुए आ रहे हैं हमेशा। बिरोड़ भी जिताता हुआ आ रहा था, उनकी रोड भी नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई भाई? लोग पूछना चाहते हैं कि आपने क्या किया? आपने कोई यूनिवर्सिटी लेके आए, कोई हमारे यहाँ पे जो ना वो आप कोई 200 बेड का हॉस्पिटल बनवाया हो। ये एक हॉस्पिटल में 100 बेड का बना था, ये 35 बेड पुरानी बिल्डिंग में इन्होंने काउंट कर लिए। तो लोगों को तो पता नहीं, नाम कर दिया 100 बेड का। आज जाके देखो इतनी भीड़ रहती है, डॉक्टरों को बैठने की दिक्कत है। हमने उसको 200 बेड का पास कराया है, भी उसको लड़ भिड़ के पास कराया, वरना इनके टाइम में तो बहादुरगढ़ भेजते थे। अरे भाई झज्जर के हल्के में तुमने क्या किया? तुम थे विधायक, हमने। अब हमारी आप बात करना चाहते हो तो हमारे प्रयास जो हमने कोशिश की, वो कोशिश करके हमने झज्जर के अंदर, आप देखिए, हर एक गली नाले को बनवाने का काम किया झज्जर के अंदर। आप देख रहे हैं कि आप बाईपास से लेके भगत सिंह चौक से लेके छिकारा चौक से लेके अम्बेडकर चौक आकर के गैस एजेंसी तक आकर के और अगरसेन चौक तक का रोड देखिए आप कैसा है। इस हलके के अंदर, झज्जर शहर के अंदर जो नया सीवर डलवाया है, वो लोगों के दुख दर्द दूर करने का काम हमने किया है, इन्होंने नहीं किया। और इन्होंने तो बिल्कुल नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भेदभाव करते हैं और ऊपर से ये बात कहते हैं कि काम क्या किया। आपको दिखता नहीं है, गाड़ी से नीचे पैर रखोगे तो पता चलेगा। आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े लोग हैं आप, अच्छा पैसा है, सब चीज़ें हैं, आपको क्या ज़रूरत है? सिर्फ झूठ बोलते हो,
बैठे बैठे झूठ बोलते हो, भ्रम पैदा करते हो लोगों के अंदर। आप बताइए ना, अगर ये काम नहीं हुआ है आपके टाइम में तो अधिकारियों ने जो अधिकार थे, मैं कहता हूँ अग्रसेन चौक तक बहादुरगढ़ के एक्शन के अंडर लगती थी रोड भी, उसका काम नहीं हुआ। एक रोड तो अभी भी बादली के अंदर लगती है, हमने उनको ठीक कराने का काम किया। सारे नाड़े नूड़े जो थे यहाँ के शहर के, आज आप अम्बेडकर चौक पे जाइए, हमारा सबसे मुख्य चौक है वो झज्जर शहर के अंदर। अम्बेडकर चौक पे गोड्डे गोड्डे पानी भरता था, निकल नहीं सकती थी गाड़ी भी, फंस के खड़ी होती थी। अगर मैं झूठ बोलता हूँ सारी जनता गवाह इस बात की, जाके देख लीजिए। आज अम्बेडकर चौक को हमने अच्छा करके बनाया, नहीं बनाया तो आप बताइए। आप पुराना जो है ना वो बीकानेर चौक है जो, उसको देखिए अंदर तक। हमारा विचार ये है कि हमारे लोगों का भी अधिकार है, झज्जर के लोगों का भी अधिकार है, वो भावनात्मक रूप से किसी भी ना किसी गलतफहमी के रूप में, भाई ये झूठी बातें करते हैं। संविधान बदल गया तो क्या संविधान तुमने नहीं बदला? 42वां 44वां अमेंडमेंट किया, तुमने सारा ही सब कुछ बदल दिया। जिसको कहना ही इंदिरा गांधी का लग गए थे कि इंदिरा गांधी का संविधान है, वो तुमने बदला है। तुम झूठ बोलते हो, झूठे नैरेटिव पे किसी भी तरह से लोगों को बहका करके आपका काम है कि आप वो काम करके चुनाव जीतने का काम करने की कोशिश करते हैं। लोगों के लिए कुछ भी नहीं आपने किया है। एक चीज़ अचीवमेंट गिनाई है, मातेनिल का कॉलेज देखिए आप, एक कॉलेज बना था, ये कहते हैं हमने कॉलेज बनाया, उसकी इतनी बुरी हालत है, जाके देखिए वो गिर जाएगा। मैंने प्रशासन के लोगों को भी कहा है कि इसको तो कंडम करवा दीजिए, अदरवाइज को बच्चा दब जाएगा, हालत ख़राब है, ठीक है। और सेम अगर आप जाके देखना तो कोसली का जो बाईपास इनके टाइम में बना था, फ्लाई ओवर जो बना था, वो जाके देखिए, वो तोड़ने लग रहे हैं उसको। आज दुख हो रहा है, सरकार का, जनता का खून पसीने की कमाई का पैसा सरकार को मिला, और वो जो ना वो पैसा आज उसके ऊपर हथौड़े बरस रहे हैं, तोड़ने लग रहे हैं उसको। यही हाल इस कॉलेज का होने वाला है। ये अचीवमेंट है इनकी, इन्होंने किया क्या है मुझे बताइए आप। यही वो बात थी जो निकालने के लिए मैं काफ़ी दिन से राकेश साहब को खोज रहा था। आप एक ही पक्ष की कई दिनों से बातें सुनते आ रहे होंगे, अब पता चला दूसरा पक्ष भी कि जो विकास के नाम पर जो गाथाएं गाई जाती है उनकी असल में हकीकत क्या है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। हर हलके की जनता चाहती है कि हमारा विधायक रीचेबल हो, आसानी से हम उनके पास अपनी बातें पहुंचा सके। उनके पास जाएं तो ये नहीं 4-5 लोगों की मंडली बीच में आ जाए। ऐसा नहीं है कि कोई विधायक हमने यहाँ से बना दिया, वो पहले कहीं और जीत रहा था और यहाँ पर लाकर टपका दिया, और यहाँ परिसीमन होती वो कहीं और चला जाएगा। ये चीज़ें, भावनाएं लोगों की ये हैं कि हमारे बीच का, हमारे गांव का, हमारे देहात का हमारा बेटा या बेटी हो, उसको विधायक बनाएं। इस प्रकरण में गीता बुकल जी की तरफ नाराज़गी हल्की जनता दिख रही है, आप कैसे लेते हैं इसको? देखिए, मैं जनता के बीच में रहना पसंद करता हूँ, ये मेरा शौक़ है। मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में 95 में जॉब लगा था। मैं आपको बताऊँ, गरीब परिवार से नौकरी करना, उसके बिना कोई सहारा नहीं था। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल को छोड़ने का कारण, 1 साल में मैंने छोड़ दिया। उसका कारण क्या था? वो मेरी भावना थी कि मैं गाँव में जाके काम करूँ। आज के डॉक्टर का सिलेक्शन होता है तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में वो चाहते हैं कि हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में हमारा सिलेक्शन हो जाए। वो जाना ही नहीं चाहते वहाँ से, और वो रेगुलर जॉब हो, आप उसको छोड़ के गांव में नौकरी करने के लिए आते हो। तो ये, मैं सिर्फ इतना ही बात कहना चाहता हूँ, ये बड़ी बात नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भावना है, ये भावना है कि आप कुछ ना होते हुए भी लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं कालियावास गांव में गया था, आपको एक उदाहरण के तौर पे बता दूँ। बिरोड़ का धरना भी हुआ था कालियावास में, उससे पहले लोगों के बीच में बैठे थे, वहाँ बैठे, उनकी फसल का कुछ मुआवजा नहीं मिला, उनको पता नहीं था। अब मैं अपने विजिट पे गया तो मैंने पूछा भाई क्या बात है। वो लोग बड़े उदास थे। वो किसी ने कोई शरारत की थी, कोई टेक्निकल कोई उसमें गलती थी, उसको हमने ठीक कराया और उन लोगों के चेहरे पे मुस्कान आई। आप झज्जर को देखिए ना, झज्जर की सारी कॉलोनियाँ पास किसने कराई? हमारा प्रयास है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मनोहर लाल जी ने, माननीय नायब सैनी जी ने हमारी सारी कॉलोनियों को पास करने का काम किया है। आप एक चीज़ सोच के देखें, हमारे यहाँ पे तो शहर में 10-10 फुट की, 15-15 फुट की, हो सकता है 8-8 फुट की भी गली हो। और जब ये कॉलोनियाँ पास हुई तो हमने स्पेशली रिक्वेस्ट की कि भाई, अब सरकार को हमने ये निवेदन किया कि भाई झज्जर को एक बारी आप रेगुलराइज करें। इन लोगों को जो यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे गरीब लोग, वो छोटे 50-50 गज के प्लाट लेकर के उसमें अपना गुजर बसर कर रहे हैं, उनकी गलियाँ भी इतनी अच्छी नहीं है, वो उसमें विकास का हमें मौका मिले तो ऐसा काम करें। तो सरकार ने हमारी बात को माना और झज्जर की 32 कॉलोनियों को पास किया, और 5 और बची हैं, 7 थी, उनके भी कागज़ जो है ना वो किसी तरह से आगे भिजवाए हैं, उनकी कमियों को छोटी मोटी पूरी करके, और वो भी पास होंगी, और झज्जर को भी हम सुंदर बनाएंगे। ड्रेन बन रहा है, मैं तो कह रहा हूँ विधायक जी के घर के सामने से बन रहा है, पहले क्यों नहीं बनाया था जी? मैं पूछना चाह रहा हूँ, कब पहले क्यों नहीं बनाया था? ऐसा क्या हो गया था कि भाई आपने जो ना कुछ काम नहीं किया, और जो बैठ के जो ना झाड़ली के ऊपर ROB बना, रेलवे ओवरब्रिज, उसकी प्रार्थना हमने चुनाव से भी पहले की थी, 19 के चुनाव से भी पहले, और वो हमारी रिक्वेस्ट ऊपर से मानी गई कि वहाँ पे हमारे हलके के 15-16 गांव लगते हैं,
और उनको डबल फाटक के ऊपर बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। फाटक बंद होगी तो बहुत देर तक जो है ना खुलती नहीं, घंटे लग जाते थे। आज हमारा वो बन के तैयार हो गया है। माननीय विधायिका जी ने सवाल पूछा था, मैं आपको ये याद दिलाना चाह रहा हूँ, और उस समय के पीडब्ल्यूडी मंत्री हमारे दुष्यंत चौटाला जी थे, उन्होंने जवाब दिया था कि बहन जी इसका टेंडर हो गया। आपको ये भी नहीं पता लगता कि इस चीज़ का टेंडर होगा, विधायक किस बात की हुई, क्या आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, किस बात को जो ना आप आगे लेके चल रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि खाली घर बैठ के एक दूसरे के ऊपर ये बात कह देने से ये नहीं होता है। इसके लिए जनता के दुख दर्द को समझने वाला दिल चाहिए, और उनकी सेवा करने के लिए आपकी निष्ठा बहुत ज़रूरी है, ईमानदारी से काम करना बहुत ज़रूरी है। और हम तो कम से कम ये काम कर रहे हैं। आज हम विधायक नहीं है, लेकिन जनता का एहसानमंद है, और उसके उस एहसान को कभी नहीं भूलें कि उन्होंने 32,000 वोट दे करके हमारे को सपोर्ट किया और दूसरे नंबर पर लेकर के आए। हमें उम्मीद है कि जनता इस बात को समझेगी कि ये जो धोखा देने वाले लोग हैं, ये धोखा दे के अपने घर जाके बैठ जाते हैं, आप इनको बना देते हैं, तो उसके कारण जो ना इनको बार बार यही तरीके अपनाने का इनका मन करता है। काम करने का कोई इशू है नहीं। तो राकेश साहब के अपने विचार सुने, मेरे ख्याल से आज इन्होंने सारे पत्ते खोल दिए, और जो एक आचरण अलग हाथ दिखा के एक अलग सा माहौल बना के कि बीजेपी वाले तो ऐसे हैं, डॉक्टर राकेश तो ऐसे हैं, वो आपने देख लिया। राकेश साहब का अपने आचरण भी देख लिया, इनके द्वारा किए गए प्रयास भी देख लिए, और समाज सेवा का जुनून भी देख लिया। ये चीज़ें खोलनी ज़रूरी हैं। एक पर्सपेक्टिव आपके सामने आता है और उसी के सहारे आप हर चुनाव में चले जाते हैं। बदलाव की ज़रूरत है। ऐसा विधायक बनाओ जिसका सरकार में हिस्सा हो, तो ज़्यादा काम होंगे। राकेश साहब, एक सेंस से अगर आप आखिरी सवाल ही लूँगा, इसके बाद फिनिश कराऊँ, काफ़ी लंबा इंटरव्यू हो गया। कांग्रेस पार्टी से तो क्लियर होगा टिकट मैडम जी को मिलेगी, क्या भाजपा से पता चल सकता है कि क्या आसार है? देखिए, ये संगठन जिस तरह से भी जो आदेश करेगा, और हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करना हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता का काम है। अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, जो भी साथी को पार्टी कमल का फूल दे करके भेजेगी, हम साथ देंगे। राकेश साहब का बिल्कुल सिर्फ तौर का कहना है, जिसको भी यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाएगा हम उनके साथ हैं, चाहे ये स्वयं हो या फिर किसी और को प्रत्याशी बनाया जाए। डेफिनेटली आपको विचार अच्छे लगे होंगे तो लाइक कर दीजिए, फटाफट कमेंट करके बताइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। राकेश साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।